हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे रसायन विज्ञान क्या है, क्योंकि हमारा पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये हमारा केमिस्ट्री का एक पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा हमें रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम लोग अपने टॉपिक के माध्यम से टॉपिक्स जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार हम लोग नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया गया हमारा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो रसायन विज्ञान एक प्रकार से देखा जाए तो ये विज्ञान की शाखा है। तो यहाँ से इसको परिभाषित करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से रसायन विज्ञान को हम लोग द्रवों का विज्ञान कहते हैं। एक नंबर से प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्रवों का विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान को द्रवों का विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अलावा रसायन विज्ञान को हम लोग अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान का दूसरा क्या है? हमारा दूसरा नाम जो है हमारा है अणुओं और परमाणुओं का, ये हमारा विज्ञान है। इसी प्रकार अगला हमारा इसमें है रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर हैं, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है। अगर जो इसके प्राचीन काल के जनक की बात किया जाए तो इसके प्राचीन काल के जनक आपके रॉबर्ट बॉयल, यानी कि इसे हम संस्थापक के रूप में जानते हैं। अगर पूछेगा कि रसायन विज्ञान के संस्थापक कौन है, तो हम लोग टिक करेंगे रॉबर्ट बॉयल। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इन्होंने सबसे पहले 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो यही वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्व शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके अलावा अब हम समझेंगे इसमें परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन से ही शुरू होगा हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसलिए परिवर्तन को समझना उतना ही लाजमी है जितना कि आपका रासायनिक अभिक्रियाएं को पढ़ने हेतु। अब देखिए, यहाँ पे परिवर्तन है क्या? तो परिवर्तन आप नाम सुने होंगे किसी चीज में, जैसे कि आप बैलून लिए, बैलून में उसमें हवा के माध्यम से क्या किया आपने? गुब्बारे को फुला दिया हवा के माध्यम से। इसी प्रकार आप कभी सेब खाए होंगे, तो सेब खाते हैं तो उसे काट कर खाते हैं, तो काट कर खाने के पश्चात में कुछ समय बाद उसको हम लोग रख देते हैं काम में बिजी हो जाने के कारण। तो सेब का जो कटा हुआ भाग होता है वो लालीपन हो जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तन आ जाता है। पहले जैसा था कुछ समय बाद वैसा नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन को आप खा लिए अपने ग्रासिका के माध्यम से, पेट में गया आपका भोजन, वहाँ कुछ समय रहने के बाद वो जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि ढेकार के माध्यम से आता है तो हमें खट्टेपन की महसूस होती है। मैंने तो स्वादिष्ट भोजन किया था लेकिन खट्टेपन क्यों हो रहा है? तो ये सभी के सभी परिवर्तन है। तो परिवर्तन है क्या वास्तव में? उसका परिभाषा क्या है? वस्तुओं की अवस्था, जैसे कि जल हो गया, जल की 3 अवस्था है ना? 3 अवस्था है। तो वस्तुओं की अवस्था, आकार, अब किसी चीज का आकार ले, जैसे कि मोबाइल फोन का आकार ले लीजिए अपना। ये मोबाइल फोन आपका एक ठोस आकृति की है। इसका आकृति जो है, जो इसका आयतन है, वो दोनों क्या है? आयतन एवं जो इसका आकृति है, दोनों का दोनों निश्चित है। तो वही यह बात किया जा रहा है, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद और गंध प्राकृतिक में होने वाले निरंतर बदलाव है। ये सब जो है प्रकृति में निरंतर बदलाव है। इन्हीं बदलाव को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। तो ये परिवर्तन की परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन परिवर्तन शब्द का जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर दिया हूं। अगला हमारा है कि देखिए, परिवर्तन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। जो परिवर्तन है इसको 2 वर्गों में
बांटा गया है, एक जो है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारा रासायनिक परिवर्तन। वैसे परिवर्तन तो बहुत प्रकार के हैं, हम लोग देखेंगे तो परिवर्तन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो मुख्यतः हमारा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का जो इसमें संबंध है आपके रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से है, इसलिए हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। इसके एग्जाम्पल से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है दोस्तों। तो भौतिक परिवर्तन देखिए, इसमें कोई नया गुण नहीं बनेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्विच के माध्यम से बल्ब को बुझा दिया, तो ये क्या हुआ, बुझ गया, यानी कि पुनः अपने पहले अवस्था में चले गया। फिर इसको हम ऑन करते हैं तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया। यानी कि देखा जाए तो बल्ब का जलना ये क्या हुआ, आपका भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि आप देखिए बर्फ देखे होंगे, बर्फ का पिघलना वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो किसी भी चीज का अगर पिघलने की बात किया जा रहा है तो ऐसे इसको गांठ बांध लीजिए कि पिघलना क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। और जलने की बात किया जाएगा तो वहां से इसको याद कर लीजिएगा कि जलना किसी पदार्थ का हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन में कि हमेशा नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी जो पहले से था वो पुनः अपने दूसरी अवस्था में भी वही रहेगा। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन में नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि आपके रासायनिक परिवर्तन में नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हमेशा होता रहता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल है मोमबत्ती का पिघलना, यह हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार हमारा बर्फ का पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बल्ब का जलना यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के, तो इसके एग्जाम्पल को समझ लेना है कि इसमें कोई जो है नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो इसका पहले अवस्था था अगर एक अवस्था में दूसरी अवस्था में चला गया है तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में ये आ सकता है, यानी कि यह जो है आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब अगला हमारा है रासायनिक परिवर्तन। अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। पहले हमने आपको समझाया कि रसायन शास्त्र क्या है, अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान किसे कहते हैं, इसके अलावा रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, रसायन विज्ञान के संस्थापक कौन हैं। मुझे आशा है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे हमको समझना है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें हमेशा नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा, यानी कि पहले स्थिति में जो था वो दूसरी स्थिति में हमेशा नया यानी कि बदल जाएगा, इसमें जो गुण होगा वो चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमको समझना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के हमेशा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, यानी कि पदार्थ हमेशा इसमें चेंज करेगा, जो भी उसका संगठन है वो हमेशा इसमें चेंज कर जाता है। इसका परिभाषा है वह परिवर्तन जिसमें हमेशा नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे दूध से दही का बनना, तो क्या दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। वही बोलेगा कि मोम का पिघलना, तो ये क्या हो गया, हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। पिघलने शब्द का जहां जिक्र किया वो हमारा भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है भोजन का पचना। भोजन का पचना यह भी हमारे लिए क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग का लगना यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो उदाहरण से एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही है। अब हम समझते हैं इसमें कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जब जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब तब क्या होगा, आपका रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसलिए पहला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको हम लोग समझते हैं एकदम आसान शब्दों में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा ये मार्कर और इसका ये क्या है, ठेपी है। तो जब दो या दो से
अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक जो है या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहले ये जो अलग अलग था, तो ये अलग अलग है, ये बिना ढक्कन का पेन है, लगा दिए तो क्या होगा? ढक्कन वाला हो गया। तो यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर यानी कि आपस में संयोग होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच के पुराने बंधन टूटते हैं और प्रतिफलों के बीच के जो नए बंधन का निर्माण होता है। तो ये जो हमारा हुआ एक बेहतरीन परिभाषा हुआ कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के पुराने बंधन टूटता है तथा नए बंधन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आपका, जैसे कि यह आपका कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों जो है जुड़ रहा है, तो ये आपस में सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करके आपका दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो है बैलेंस है, ठीक। ये रहा आपका प्रतिफल और ये दोनों के दोनों हो गए आपके अभिकारक। तो वही बोला गया है आपके इस परिभाषा में कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के पुराने बंधन टूटते हैं, पुराने बंधन मतलब कि अभिकारकों के बीच के पुराने बंधन टूटते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे लिखना चाहिए अभिकारकों के बीच के पुराने बंधन टूटता है तथा प्रतिफलों के बीच नए बंधन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन ही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। इसी प्रकार हम लोग बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाला बात है, देख समझिए एक देसी एग्जाम्पल से, जैसे आलू और मटर को लीजिए आप, और आलू और मटर को आप सब्जी बनाइए, इसमें तेल मसाला जो भी है सब कुछ डाल दीजिए। डालने के बाद आप सब्जी बनाइएगा तो इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ गुण बदलेगा कि वैसा ही रहेगा? इसमें गुण परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपके हुए रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक जो है या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का नाम क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहा जाता है, यानी कि उसका उत्पाद। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, अभिकारक एवं प्रतिफल, हाइफन दीजिए, अभिकारक एवं प्रतिफल, और उसको नोट करने का प्रयास कीजिए। अभिकारक एवं आपका प्रतिफल। तो अभिकारक क्या है? तो अभिकारक जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कार्बन को लिए और आपका ऑक्सीजन को लिए, तो ये जो दोनों आपका है ये रहा हमारा अभिकारक, और यहाँ से जो बनेगा रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत में उसे हम लोग बोलेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा उत्पाद। क्या हुआ? उत्पाद, यानी कि प्रतिफल हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रतिफल कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, ये जो है अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश में। ये किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके बना देगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना देगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और इधर भी 2 लगाएंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो यहाँ जो आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये क्या हुए आपके? ये आपके हुए अभिकारक, और जो नया पदार्थ बना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हुए आपके प्रतिफल। तो मुझे आशा है कि आपको अभिकारक एवं प्रतिफल जरूर समझ में आ गए होंगे। अगला हमारा इसमें टॉपिक है
रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में क्या क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता मुख्यतः देखा जाए तो बहुत सारा विशेषता है, लेकिन जो इसका मुख्य विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि रंग का परिवर्तन, ऊर्जा का उत्सर्जन, इसके अलावा आपका अवस्था परिवर्तन, ये सभी के सभी कुछ न कुछ इसके लक्षण हैं। तो लक्षण आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। प्रतिफल और अभिकारक से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता। अभिक्रिया का विशेषता, तो जो भी इसकी विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। हाइफन दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं। पहला इसमें आपका विशेषता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पुराने बंधन होते हैं वो टूटते हैं और नए बंधन का निर्माण होता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंधन होता है वो टूटता है और नए बंधन का निर्माण होता है। ये पहली विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता को लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन। क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसके अलावा लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके अलावा लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में रंग अवस्था परिवर्तन होता है। तो ये आपकी मूलभूत विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा पुराने बंधन टूटते हैं तथा नए बंधन का निर्माण होता है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन हो सकता है। उसके अलावा अवक्षेप का निर्माण हो गया, रंग एवं अवस्था परिवर्तन होते हैं। तो ये मुझे आशा है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग समझेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका नाश होता है। यह नियम लेवोजियर ने दिया था, जिसे हम केमिस्ट्री का पिता के नाम से जानते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नाश होता है ना ही उसका निर्माण होता है। यह नियम किसने दिया था? तो लेवोजियर ने दिया था। यह जो है आपके NCERT का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से 2-3 बार प्रश्न बन चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा हम लोग समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक, जब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के बीच और दूसरे व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है और तीसरा जो है बीच में इसको उसका देगा या इसको उसका देगा। फला आदमी ने आपको ये बोला, यानी कि उसको पिन मार रहा है कि फिर से वो लड़ सके, ठीक ना, फिर से वो लड़ सके। तो यही काम करता है उत्प्रेरक। वो झगड़ा में सम्मिलित नहीं है तीसरा आदमी, लेकिन दोनों को लड़ा रहा है। वही काम करता है हमारा क्या? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो गति है उसको बढ़ा देता है। जो गति है उसको बढ़ा देता है, यानी कि जो पहले से लड़ रहा था वो लड़ के शांत हो गया है, ठीक ना। और तीसरा आदमी फला ने बोला कि तुमको ये काम किया है, उसको पिन मार दिया, अब वो उठेगा फिर से लड़ेगा। यानी कि देखिए इसका जो है उसमें कोई संबंध नहीं है, वो भाग नहीं ले रहा झगड़ा में, लेकिन दोनों को लड़ा रहा है। यही काम करता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है एक ऐसा आपका पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया की गति को बदल देता है, उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कि उत्प्रेरक जो है आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के गति को ये बदल देता है। इसके अलावा हमारा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण को हम लोग परिभाषित करेंगे, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी अभिक्रिया को सूचित करता है या संक्षिप्त रूप है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसके अलावा और सारा परिभाषा है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक के तत्व या अणु, यौगिक के तत्व या
अणु को सूत्रों एवं संकेतों के संक्षिप्त रूप में निरूपित करना ही हमारा रासायनिक समीकरण है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको बोले कि यहाँ पे आप कार्बन लीजिए, इसके अलावा आप ऑक्सीजन लीजिए, तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, सूत्र होगा, कोई ना कोई संकेत होगा। इन्हीं संकेत को संक्षिप्त रूप में आप व्यक्त कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कार्बन का संकेत हमारा C है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O है, ठीक। और ये जो है अभिक्रिया करके एक जो है बना दिया आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो देखिए सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण, यह एक समीकरण हो गया जो किसी अभिक्रिया को सूचित करता है या व्यक्त करता है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण जो है आपके दो प्रकार के हैं, एक जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि देखिए ये जो आपका पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम LHS यानी कि राइट हैंड साइड, और ये जो आपका पद है इसको बोलते हैं हम लोग RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ये दोनों ओर जो तत्व हैं उनके परमाणु की जो संख्या है अगर वो बराबर है, परमाणु की जो संख्या है अगर बराबर है, यानी कि LHS साइड में और RHS साइड में दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसे बोलेंगे हम लोग संतुलित समीकरण। तो ये कैसे जांच करेंगे हम, आइए देखते हैं। इधर हमारा कार्बन क्या है, एक गो है, इधर भी देखिए इधर भी हमारा कार्बन कितना है, एक गो है, यानी कि ये दोनों क्या है, बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजनवा को, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, इधर देखिए ये भी 2 गो ऑक्सीजन है। तो यानी कि ये क्या है, हमारा बैलेंस इक्वेशन है, यानी कि संतुलित समीकरण है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम हो गया, इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो जलने के पश्चात में क्या बनाएगा, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसके अलावा इसमें से ऊर्जा भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा, ठीक। अब देखिए ये क्या बैलेंस है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम एक है। मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये जो आपका समीकरण हुआ, ये जो आपका असंतुलित समीकरण हुआ। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा देंगे। तो 2 लगाने से हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन इधर क्या है मैग्नीशियम की, तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो जो हमारा रासायनिक समीकरण है ये 2 प्रकार का होता है, पहला जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा जो है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि जो आपकी संतुलित समीकरण है उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। इसके अलावा संतुलित समीकरण के कौन कौन से तरीके हैं, समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ये जो है अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।